बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट खदीजा जावेद और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी इंटरव्यू सीरीज, जहां हम मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन से अहम और मालूमाती गुफ्तगू करते हैं ताकि नई सोच, जदीद रुझानात और मुफीद मालूमात आप तक पहुंचाई जा सकें। आज का हमारा मौजू है जदीद सेहत के निज़ाम में टेक्नोलॉजी का बदलता हुआ किरदार। आज की दुनिया में टेक्नोलॉजी ने सेहत के शोबे में एक इनकलाब बर्पा कर दिया है। इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड, मसनूई जहानत, एआई, टेलीमेडिसन, क्लाउड कंप्यूटिंग और स्मार्ट मेडिकल डिवाइसेस ना सिर्फ मरीजों के इलाज को बेहतर बना रही हैं, बल्कि अस्पतालों के इंतजामी निज़ाम को भी ज़्यादा मौसर और तेज़ रफ्तार बना रही हैं। इन तमाम पहलुओं पर रोशनी डालने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मुख्तावर अमीन ट्रस्ट हॉस्पिटल मुल्तान के सिस्टम एनालिस्ट, जो हेल्थ केयर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स और जदीद टेक्नोलॉजीज के हवाले से वसी तजर्बा रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका हमारे प्रोग्राम में दिल की गहराइयों से खैर मकदम है। आपने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला, इसके लिए हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। वालेकुम सलाम जी, थैंक यू मुझे आप लोगों ने इनवाइट किया। और मेरा नाम हमज़ा इमरान है। मैं एज अ सिस्टम एनालिस्ट बख्तावर अमीन हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ। और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो एनालाइज करना है, हॉस्पिटल के इंफॉर्मेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना, गैदरिंग द बिजनेस इन्वायरमेंट्स रिक्वायरमेंट्स, इम्प्लीमेंटेशन डिजिटल सॉल्यूशंस, और जितना हेल्थ केयर के अंदर पेशेंट्स को हम फैसिलिटेट कर सकते हैं डिजिटली, वो चीज़ें हम यहाँ पे एनालाइज करते हैं, रिक्वायरमेंट्स करते हैं, उसका स्कोप ऑफ वर्क डिफाइन करते हैं, और उस अकॉर्डिंग जो है हम फिर उसको प्रोसीड करवाते हैं। जी, बहुत शुक्रिया। अब हम अपनी गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जी। तो मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने अपना मुख्तसर तारुफ तो करवा दिया है, लेकिन आप कुछ अपनी तालीम के बारे में बताएं और बख्तावर अमीन ट्रस्ट हॉस्पिटल में बतौर सिस्टम एनालिस्ट आपकी जो जिम्मेदारियां हैं, अगर उस पर रोशनी डाल दें। Okay, I have done my graduation from GC University Faisalabad, and I have worked in multiple health sectors like Indus Health Information and Indus Hospital and Health Network, और PHFMC। और उसके बाद जो है मैं अब जो है बख्तावर में ट्रस्ट मेमोरियल हॉस्पिटल में जो है एज अ सिस्टम एनालिस्ट काम कर रहा हूँ। और सभी जगह पे हमारा जो मेन फोकस जो मेरी फील्ड का काम है वो ये है कि जितनी भी जगह हैं उनके अंदर HMIS हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जहाँ पे पेशेंट का मेडिकल रिकॉर्ड और उनके OPD मेडिकल रिकॉर्ड्स, IPD, ER मेडिकल रिकॉर्ड्स वगैरह, उनके मॉड्यूल्स, ये सारी चीज़ें जो हैं हम रन करवाते हैं। ठीक है। और क्योंकि ये सारी चीज़ें होंगी तो डेफिनेटली पेशेंट का रिकॉर्ड जो है वो वन क्लिक के ऊपर जो है वो डॉक्टर के पास भी होगा, मैनेजमेंट के पास भी होगा। ये सिर्फ वो जो है IT के लिए नहीं होता, एक्चुअल में ये मेडिकल क्लिनिकल स्टाफ्स और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ्स और जितने भी लोग इसके साथ हेल्थ सेक्टर के साथ मुंसलिक होते हैं उन सब के लिए होता है। जी, बहुत खूब। जैसा कि आपको मालूम है कि आजकल जो टेक्नोलॉजी है उसने हर शोबे के ऊपर अपना इख्तियार जो है वो कर लिया हुआ है। तो आपके ख्याल में गुज़िश्ता 10 वर्षों में टेक्नोलॉजी ने सेहत के शोबे में क्या बड़ी तब्दीलियाँ पैदा की हैं? डेफिनेटली टेक्नोलॉजी फ्रॉम द पास्ट डिकेड्स, बहुत सारी चीज़ें जो है हेल्थ केयर में वो फास्ट हुई हैं, एक्यूरेट भी हुई हैं, सेफ भी हैं। क्योंकि अगर हम चाहते हैं आज से कोई 10-15 साल 20 साल पहले एक पेशेंट आता है तो वो सिर्फ एक अपना जो भी मेडिकल रिकॉर्ड्स उसके पास पेशेंट के पास है अगर, तो वो फिर वही चीज़ें डॉक्टर चेक कर पाता था। ठीक है। पर आजकल के दिनों में और आजकल की इन्वायरमेंट में ये सिनेरियोज हैं कि पेशेंट सिर्फ आता है और वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाता है MRN के थ्रू। अगर तो पहले से रजिस्टर है, मल्टीपल विजिट्स हैं, चाहे वो 10 हैं, 50 हैं या 100 हैं,
तो वो जब भी बस एक विज़िट कंफर्म करवाएगा और सारा का सारा रिकॉर्ड जो है वो डॉक्टर्स के पास उनकी जो है मेडिकल रिकॉर्ड्स के अंदर, चाहे वो मेडिकल रिकॉर्ड्स ओपीडी का है, आउट पेशेंट का होगा तो वो उसके अंदर रिफ्लेक्ट करवाना शुरू कर देगा। और डॉक्टर एक व्यू के ऊपर जो है वो व्यू कर सकता है कि हाँ ये प्रीवियस इसकी हिस्ट्रीज ये थी, ये रिपोर्ट्स थी, वो चीज़ें जो होती थी मोस्टली पेशेंट्स की। क्योंकि पेशेंट्स हमेशा जो अ, एक कोई डायग्नोज होती है, मर्ज कोई डायग्नोज होती है, वो 2 साल डायग्नोज रही है, उसके बाद जब 2 साल के बाद दोबारा से उसको कोई वही मर्ज होती है, तो वो जब वापस आता था तो उसको सारा का सारा सिनेरियोज दोबारा से रिपीट करना पड़ता था, लैब्स रिपीट करनी पड़ती थी, सारा सिनेरियोज रिपीट करना पड़ता था, तो डॉक्टर को वो सारी चीज़ें अथेंटिकेट नहीं हो पाती थी। आजकल के दिनों में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी हैं। तेज़ इन सम सेंस बोलूँगा कि एक सिंगल क्लिक के ऊपर डॉक्टर चेक कर लेगा, हाँ इस पेशेंट को मुझे 2 साल पहले भी हमारे पास आया था, 2 साल पहले आने के ऊपर ये हुआ था कि इसको ये डायग्नोस हुआ था और ये इसका फाइनल डायग्नोस था, और इसको हमने ये मेडिकेशन प्रोसीड करवाई थी। हो सकता है कि वो सेकंड प्रोसेस में वो मेडिकेशन ना प्रोसीड करवानी हो, ठीक है। तो इस सेंस में वो सेफ पेशेंट की साइड पे भी चला जाता है और डॉक्टर की साइड पे वो फास्ट एक्शन भी चला जाता है कि वो एक ही जो विजिट के अंदर वो उसको डायग्नोज भी कर लेता है और उसको मेडिकेशन भी प्रोसीड करवा के दे सकता है। सही। ये तो बहुत अच्छा है, मतलब पेशेंट की हिस्ट्री बार-बार हर डॉक्टर को इज़िली एक्सेस हो जाती है, क्योंकि पेशेंट्स को कई दफ़ा याद भी नहीं होता। कुछ चीज़ें वो उनको याद नहीं रहती, तो अगर कोई सेंट्रलाइज़्ड सिस्टम होगा तो उनकी इन्फॉर्मेशन आराम से डॉक्टर्स एक्सेस कर जी लेंगे। चलिए अब हम अगले सवाल की तरफ जाते हैं। अस्पताल इन्फॉर्मेशन सिस्टम मरीजों की बेहतर देखभाल और अस्पताल के इंतज़ाम को किस तरह मौसर बनाता है? अच्छा, पहले तो एक चीज़ है कि मैं एलेबोरेट कर देता हूँ कि एचआईएस और एचआईएमएस जो है वो हम उसको सॉफ्टवेयर का नाम देते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर का नाम वो इसलिए दिया जाता है कि हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम या हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, उसमें वो सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी जो कि एक हॉस्पिटल के अंदर कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म होगी तो उसके अंदर उसकी सारा का सारा रिकॉर्ड जो है वो इनपुट होगा, ठीक है। वो रिकॉर्ड पेशेंट के रिलेटेड है, पेशेंट के इमरजेंसी रिकॉर्ड्स के रिलेटेड है, पेशेंट के ओपीडी विजिट्स के रिलेटेड है, पेशेंट की डायग्नोसिस के रिलेटेड है, पेशेंट की मेडिसिन के रिलेटेड है। फिर आईपीडी में आ जाते हैं, तो आईपीडी में उनकी सारी की सारी एडमिशंस होते हैं कि इसका उस टाइम पे एडमिशन हुआ था या प्रोसीजर हुआ था तो कौन सा प्रोसीजर हुआ था, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब ये सारी चीज़ें अगर हमें एक प्लेटफॉर्म के अंदर मिल जाती है ना, तो वो उसी चीज़ का किसी चीज़ का खदशा और उसकी जो है मिसअंडरस्टैंडिंग, उन सारी चीज़ों को वो ऑलमोस्ट ख़त्म कर देती है। और ये जो प्लेटफ़ॉर्म जहाँ पे ये सारा कुछ प्रोवाइड होता है, इसको हम एचआईएस कहते हैं या एचआईएमएस कहते हैं, ठीक है? जी, बहुत खूब। अगला जो मेरा सवाल है वो ईएमआर यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड ने मरीजों के रिकॉर्ड को महफूज रखने और डॉक्टर्स के काम को किस तरह आसान बनाया है? अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड ये है कि जितने भी पेशेंट्स आ रहे हैं हमारे पास वो रजिस्टर होते हैं, उनकी डेमोग्राफिकल डिटेल्स हमारे पास अपडेट होती हैं, ठीक है। उसके बाद उसका मेडिकल रिकॉर्ड होता है। मेडिकल रिकॉर्ड होने के बाद अब डेफिनेटली हर हॉस्पिटल्स के अंदर जो है एक अलग से डिपार्टमेंट होता है। इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड एक ईएमआर डिपार्टमेंट है इन आईटी साइंस के अंदर। तो ये एक अलग डिपार्टमेंट होता है जो कि एनालाइज भी करता है कि जो डॉक्टर्स, जो पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, ये सारे के सारे जो है पेशेंट को जो भी डायग्नोस करके जो फैसिलिटेट कर रहे हैं, जो जो मेडिसिन दे रहे हैं, जो डायग्नोस किस डायग्नोस के अगेंस्ट क्या मेडिसिन दी हैं, ठीक है। और या वो मेडिसिन देनी बनती थी या नहीं बनती थी, या वो प्रोसीजर जो हुआ है उसके अगेंस्ट जो भी मेडिकेशन वगैरह हुई हैं, ठीक है। ये सारा कुछ इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड के अंदर चला जाता है, ठीक है। अगर तो इसका क्योंकि हर हर हॉस्पिटल्स के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये जो एक इन्वायरमेंट है अभी स्टार्ट हो रहा है कि हम हॉस्पिटल के अंदर देखें एचआईएस तो ले आए। एचआईएस को हमने टू द पॉइंट उसके डाटा को एक्यूरेसी के लिए हमें एक इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट भी चाहिए। अब वो डिपार्टमेंट होगा तो डिपार्टमेंट का स्पेसिफिक काम ये होगा कि वो चेक करेंगे कि हाँ जी ये जो डायग्नोस किया हुआ है डॉक्टर ने, जो रिकॉर्ड डाला हुआ है, हाँ जी ये अथेंटिक है या नहीं है, ठीक है। अगर अथेंटिक नहीं है, बाय सम मिस्टेक कोई रिकॉर्ड डल जाता है, तो वो उसको हाईलाइट करवाते हैं और उसको जो है वो सही करवाते हैं, ताकि फॉर द फ्यूचर टाइम कि कभी भी जब पेशेंट आता है उस एक डाटा की वजह से पेशेंट को जो है कभी जो है वो ना हो,
सफ़र ना करना पड़े। और इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड से ये भी होता है कि देखिए जैसे कि पीएचसी के ऑर्डर्स होते हैं, विजिट्स होते हैं, ठीक है? और उनके इंडिकेटर्स को आजकल आपको पता है कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड लाज़मी चाहिए, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड होगा तो उससे हम बहुत सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं, जैसा कि पेशेंट्स काउंट, ओपीडी विजिट्स काउंट, ईआर विजिट्स काउंट और डायग्नोसिस का अगर अलग-अलग निकालना चाहें, फीवर के डायग्नोस है, हेपेटाइटिस बी है, सी है, अलग-अलग निकालना चाहें, वो सारी चीज़ें हम कर सकते हैं इसके थ्रू, ठीक है? कोई भी चीज़, कोई भी डब्ल्यूएचओ अगर कोई भी चीज़ रिक्वायर्ड करता है तो उसका डाटा हमारे पास, सिर्फ हमारे पास जो डेटाबेस है, इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड है, हम उससे जो है जितना फास्टर उस वे में कर पाएंगे, वो मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई ज़्यादा टाइम लेगा कि कोई आधे घंटे से ज़्यादा का टाइम, अगर तो बहुत ज़्यादा भी हम उसको कहते हैं कि हमें ढूंढना भी पड़ता है सिस्टम के अंदर, और उसके बाद वो सिस्टम तो ऑटो कैलकुलेट करके सारा कुछ आपके सामने रख देगा। ये काफ़ी मुफीद मालूमात हैं। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेहत के शोबे में तेज़ी से इस्तेमाल हो रही है। आपके ख्याल में एआई डॉक्टर्स और मरीजों के लिए किस तरह फ़ायदेमंद साबित हो रही है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखें, एक तो हमारे पास ये फ़ायदेमंद इन सम सेंसेस हो सकती हैं, यूज़ होती हैं, डेफ़िनेटली यूज़ होती हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कि जब पेशेंट को डॉक्टर अपने पेशेंट मेडिकल रिकॉर्ड के अंदर चेक कर रहा होता है, ठीक है? उसकी पास्ट हिस्ट्री लिखता है, उसका एग्ज़ामिनेशन करता है, एग्ज़ामिनेशन हिस्ट्री लिखता है, ठीक है? और हिस्ट्री ऑफ प्रेज़ेंट इलनेस लिखता है, उसके बाद उसको डायग्नोज़ करता है। तो एआई डॉक्टर को ये हेल्प करता है, साइड में रिकमेंड करवाता है कि हाँ जी, इसके रिलेटेड ये मेडिसिन्स हैं, ये आपको जो है मोस्टली रिकमेंडेड है और ये आप वो करवा सकते हैं, ठीक है? वो जैसे एक रिकमेंडेशन दे सकता है एआई, ठीक है? बाकी वो डिसीजन जो है वो डॉक्टर की होती है डेफिनेटली, कि हाँ, ये हो सकता है कि डॉक्टर के माइंड में हो कि ये चीज़ें, देखें वो डॉक्टर के माइंड में नहीं, सिर्फ वो सभी के माइंड में होती हैं कि एआई सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट्स डिफरेंस आपको बता के, समझा के बता देता है। हम ह्यूमन हैं, हमने उनको पढ़ना है, ठीक है? हमारे लिहाज से ये सिनेरियो इस केस के अंदर सबसे ज़्यादा सूटेबल है, तो हम वो चूज़ कर लेते हैं। अब जो सिनेरियो चूज़ किया है, हो सकता है कोई डॉक्टर के माइंड में पहले ना हो। डॉक्टर कहेगा नहीं, इसने बहुत अच्छे से इलैबोरेट किया है। तो ये एक किस्म की एआई की हेल्प है हमारे लिए। और इसके जी, अलावा एआई रिपोर्टिंग के अंदर भी कर देता है। रिपोर्टिंग इन सम सेंस कर देता है कि रिपोर्ट्स, फ़िल्टर्स मोस्टली जो अभी तक जो चल रहे हैं हमारे पास, क्योंकि मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स में अभी एआई हमारे पास नहीं आया। बट अगर हम एआई को लेके आते हैं, क्योंकि वो एक्सपेंसिव थोड़ा पड़ता है, तो अगर हम एआई को लेके आते हैं तो वो ये कर देता है कि फॉर एग्जांपल कि किसी ऑर्गेनाइजेशन ने हमें से डाटा रिक्वायर्ड किया है और उन्होंने बोल दिया कि टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट्स को आप हमें डाटा बताएं, बट उनमें से टाइप 2 डायग्नोस में से उसमें से ये फीमेल होनी चाहिए, और फीमेल भी जो होनी चाहिए वो सिर्फ 2 से 3 साल वाले होनी चाहिए एज क्राइटेरिया के साथ, ठीक है? मोस्ट ऑफ रिपोर्ट्स के अंदर इतने फिल्टर्स नहीं होते, ठीक है? तो हम सिर्फ एआई अगर हमारे पास होता है तो हम उसमें ये डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, तो वो क्या कर देता है, तो वो उस रिपोर्ट को जो डाटा डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग होता है वो निकाल के दे देता है, क्योंकि डाटा तो सारा का सारा हमारे पास रिपोर्ट्स के अंदर जो है वो डाटा कंपाइल तो होता ही है, ठीक है? जस्ट उसको डिफरेंशिएट करना, ये चीज़ें वो फिर वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, ईजी और टाइम सेविंग हो जाता है। ये इस सेंस के इन इन केसेस के लिए यूज़ की जा सकती हैं, और बहुत सारे जो जो हैं सिनेरियोज बन सकते हैं जिनके लिए ये यूज़ हो सकती है। जी बिल्कुल। एआई एक हेल्पफुल टूल है जो तमाम शोबों में काफ़ी मददगार साबित हो रहा है। जी। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, टेलीमेडिसिन ने दूर दराज इलाकों में सेहत की सहूलियात की फराहमी को किस हद तक बेहतर बनाया? डेफिनेटली जो लोग मतलब कि मैं इंडस में था, तो मैंने टेलीमेडिसिन वहाँ पे स्टार्ट करवाई थी, बिल्कुल उस पे काम करवाया था। जैसे कि गवादर वाली साइड है, ठीक है? बलूचिस्तान वाली साइड्स हैं, वहाँ पे कैंप्स लगते हैं इनके। अब डेफिनेटली इतनी दूर कोई भी जो है डॉक्टर फैसिलिटेट करने के लिए वहाँ पे नहीं जा सकता, अगर तो वहाँ पे भी टेलीमेडिसिन जो हैं वो यूज़ होती हैं, ठीक है? उसमें होता क्या है कि यूज़र एंड वहाँ का जो लोकल जो मेडिकल टर्म्स को समझने वाले लोग हैं, मोस्टली नर्सिंग स्टाफ्स होते हैं, ठीक है? एक सिस्टम होता है
वहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। वो अपने उसके अपॉइंटमेंट्स बनाता है, पेशेंट्स की अपॉइंटमेंट्स बना के हेड ऑफिस समझ लें आप कराची के अंदर, तो कराची के अंदर वो फॉरवर्ड कर देते हैं, ठीक है। अब टेलीमेडिसिन में कराची में मैं एज अ डॉक्टर अगर बैठा हूँ, तो मैं यहाँ से ओपन करता हूँ, वो नर्सिंग स्टाफ उसके सारे वाइटल्स लेती हैं, वाइटल्स लेके बताती हैं कि इनके वाइटल्स ये हैं। डॉक्टर आता है, स्क्रीन के ऊपर पेशेंट सामने होता है, पेशेंट से पूछी जाती हैं डिटेल्स, डॉक्टर पूछता है कि आप बताएं कि हाँ जी मर्ज क्या है आपको, क्या इश्यूज हैं, कब कब आपको ये मर्ज तकलीफ होती है, ठीक है, और कब कब इश्यूज होते हैं, ये सारा डायग्नोस करने के बाद और ऑन द सपोर्ट डॉक्टर उनको जो है मेडिकेशंस ऑनलाइन ही यहीं से प्रोवाइड कर देता है, प्रिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर देता है। तो उसके लिए उस सेंस में होता ये है कि पेशेंट के पास एक एक्यूरेट और यार ऑथेंटिक मेडिसिन पहुंच जाती हैं, जिसकी वजह से पेशेंट की तबीयत जल्दी ठीक हो जाती है, उसकी लाइफ को कोई थ्रेट नहीं होता। ये चीज़ें टेलीफोनिक मेडिसिन के थ्रू जो है हम फैसिलिटेट करवाते हैं, जहाँ पे हेल्थ सेक्टर्स नहीं है, जहाँ पे डॉक्टर्स नहीं है, जहाँ पे मेडिकल स्टाफ नहीं है, वहाँ पे ये चीज़ें यूज़ होती हैं। ओके, ये भी काफी अच्छी एक इसमें है काम। अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। मरीजों का डाटा इंतहाई हसास होता है। आपके ख्याल में इसे महफूज रखने के लिए अस्पतालों को किन साइबर सिक्योरिटी इकदाम पर तवज्जो देनी होगी या देनी चाहिए? जी, जी, बिल्कुल। अब देखें, एक चीज़ है कि हम अब डेफ़िनेटली सारा का सारा सिनेरियोज़ हम सॉफ्टवेयर के ऊपर लेके जा रहे हैं, ठीक है? सारा का सारा डाटा रखना पड़ता है, ठीक है? अब डेफ़िनेटली नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा यही होता है कि वो उस डाटे को सिक्योर कैसे किया जाए। अब उस चीज़ों को प्रेज़ेंट करने के लिए मोस्ट ऑफ जो है डेज़िग्नेशन, जैसे कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है? वो चीज़ें ये करते हैं कि सिस्टम को सिक्योर करने के लिए माइक्रोटिक्स यूज़ हो जाते हैं, मोस्ट ऑफ द टूल्स यूज़ होते हैं, ठीक है? उसमें माइक्रोटिक आ जाता है, ठीक है? फायरवॉल्स आ जाती हैं, फोर्टिनेट फायरवॉल्स, बहुत सारी जो है कंपनीज़ हैं फायरवॉल्स की। मोस्टली जो है फोर्टिनेट यूज़ हो रही होती है, ठीक है? वो फायरवॉल ये एक्सेस करती है कि जो इंटरनली जो हमारा हॉस्पिटल का लोकल सिस्टम बनाया जाता है, लोकल सिस्टम बनाने का मतलब ये होता है कि अगर इंटरनेट हमारे पास अवेलेबल, हमारे पास इन हाउस जो है वो यहाँ पे सर्वर्स अवेलेबल होते हैं, इन हाउस सर्वर्स होते हैं, इन हाउस सर्वर्स के अंदर हमारा सारा का सारा डेटाबेस होता है, हमारा सारा डाटा होता है। उन सब सेंसेस में अगर कोई इंटरनेट कनेक्टिविटी भी चली जाती है, ठीक है, तो लोकल इंटरनेट जो सेटअप होता है हमारा, उसके थ्रू एक तो सारा का सारा प्रोसेस हमारा कभी भी रुकता नहीं है। दूसरी चीज़, उसी लोकल के ऊपर हम फायरवॉल सिक्योरिटी टूल्स जो हैं वो लगा देते हैं, ठीक है। अब वो सिक्योरिटी टूल्स में बहुत सारी पॉलिसीज़ होती हैं जो कि वो डिफ़ाइन की जाती हैं कि ये सिक्योरिटी पॉलिसीज़ हैं, बाहर से कोई एक्सेस नहीं कर सकता। हॉस्पिटल में आएँगे, हॉस्पिटल का इंटरनेट जो है, उसी से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, उस वेब लिंक को, ठीक है। और मोस्टली चीज़ें जो हैं आईडीज़ के ऊपर आती हैं, ठीक है। आईडीज़ में यही होता है कि जो खैर आईडीज़ वाला सिनेरियो कहीं और चला जाएगा। बाकी हम इसको टूल्स के थ्रू जो है मैनेज करते हैं कि डाटा को मैनेज किया जाता है ऐसे। जी, बहुत खूब। अब आगे हम चलते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग ने अस्पतालों में डाटा को महफूज रखने, शेयर करने और इस्तेमाल करने के तरीके को कैसे तब्दील किया है? क्लाउड जो है कंप्यूटिंग जो है वो सिक्योर करता है डेटा स्टोरेज को, सीमलेस करता है और शेयरिंग भी करता है और रिमोट एक्सेस जो है वो भी देता है उसका। और जो कोलैबोरेशंस होती हैं उसमें ये हो जाता है कि क्लाउड के ऊपर आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, ठीक है। पे तो हमें फायरवॉल्स के ऊपर या दूसरी चीज़ों के ऊपर भी करना पड़ता है, पर अगर हम इन हाउस, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, अगर सर्वर्स वगैरह लोकली उसको सारा कुछ बनाते हैं तो उसके लिए फिर क्लाउड की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, क्योंकि वो हम एक इंटरनली चीज़ें करती हैं। बट क्लाउड के ऊपर में ये होता है कि डाटा हमारा सिक्योर रहता है, डेफिनेटली रहता है, ठीक है। और रिकवरी डाटा के लिए अगर कोई डाटा वगैरह लॉस होता है तो उसकी रिकवरी भी होती है क्लाउड की तरफ से, जहाँ पे हम सब्सक्रिप्शन बाय करते हैं। और ये सिनेरियोज होते हैं कि जो क्लाउड के ऊपर बेस की जाती हैं, और क्लाउड में ये होता है कि आपके लिए
एक चीज़ इसमें हमारे पास होनी चाहिए, लाज़मी है कि उसमें लिए आप हमारे पास इंटरनेट कनेक्शंस जो हैं, वो बहुत ज़्यादा वो ऑथेंटिक रहना है, मतलब कि डेडिकेटेड इंटरनेट्स होने चाहिए आपके पास, क्लाउड कंप्यूटिंग को यूज़ करने के लिए। जी। ये सिनेरियोज़ हैं। ठीक, बहुत अच्छा। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि स्मार्ट मेडिकल डिवाइसेस और वेयरेबल टेक्नोलॉजी मरीजों की सेहत की निगरानी में क्या किरदार अदा कर रही हैं? स्मार्ट वेरिएबल्स जो डिवाइसेज़ हैं, मैं इसका आपको जो है एग्जांपल दे देता हूँ। एक जैसे ईसीजी मशीन से, ठीक है? कि कोई भी मशीन्स स्मार्ट मशीन्स ये सारी हैं, देखें। अब बायोमेडिकल मशीन्स जो हेल्थ सेक्टर में यूज़ हो रही हैं, हम उन सबको एज़ अ स्मार्ट मशीन्स में यूज़ करते हैं, ठीक है? चाहे वो बायोमेडिकल की हैं, चाहे वो आईटी की है, ठीक है? आईटी की होती हैं, वो डाटा को सिक्योर करने के लिए होती हैं, ठीक है? बायोमेडिकल की जो होती हैं, वो पेशेंट की डिटेल्स को लेके उसको पिक्चर शेप देने में, उनके पिक्चर शेप्स को हम सेव करते हैं पैक सर्वर्स में, जैसा कि एक्सरेज वगैरह हो जाते हैं, अल्ट्रासाउंड्स हो जाते हैं, ठीक है? उनके लिए अलग प्रोसेस होता है, वो उसकी इंटीग्रेशन की जाती है, वो सारा स्टेप। और उसमें होता क्या है कि वो भी वन क्लिक के ऊपर पेशेंट के पास आता है, तो पेशेंट के पास लैब्स भी आ रही होती हैं, और पेशेंट के पास उसकी सारी ईसीजी वगैरह, ठीक है? उसकी एमआरआई, उसका सीटी स्कैन और उसकी एक्सरेज वगैरह की जितनी भी प्रीव्यू की डिटेल्स होती हैं, वो आपके पास सिस्टम पे फ़ौरन शो हो जाती हैं। ये सारा का सारा इसको स्मार्ट मेडिकल डिवाइसेस हैं, तो ये हम कर पा रहे हैं। जी, बहुत खूब। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि नई टेक्नोलॉजीज को अस्पतालों में नाफिज करते वक्त आपके ख्याल में सबसे बड़े चैलेंजेस क्या होते हैं? सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि मल्टीपल चैलेंजेस आते हैं। वैसे सबसे ज़्यादा चैलेंज ये होता है कि मोस्टली अगर तो पेशेंट का जो वर्क फ्लो बिजनेस सिनेरियो से बना होता है। बिजनेस सिनेरियो मतलब कि जो हॉस्पिटल का वर्क फ्लो पहले से बना हुआ है, पहले से वो पेशेंट को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है? वैसे तो एक स्टैंडर्डाइज होता है, स्टैंडर्डाइज के अकॉर्डिंग ही वो थोड़ा सा वो उनके फ्लोज कुछ ऐसी होती हैं कि वो पेमेंट प्रोसेस कुछ ऐसे करते हैं, कुछ पेमेंट्स में नहीं होते, ट्रस्ट सेक्टर्स में वो पेमेंट्स नहीं लेते, ठीक है? वो स्नैरियोज होते हैं, वो रिक्वायरमेंट्स में बनती हैं, वो कस्टमाइज होते हैं, वो सॉफ्टवेयर उसके अकॉर्डिंगली बनता है, फिर वो डिप्लॉय होती हैं चीज़ें, ठीक है? और ये बिजनेस स्नैरियो ही सबसे ज़्यादा स्नैरियोज में इसमें चीज़ें आती हैं। इसमें मोस्टली सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ हॉस्पिटल्स के अंदर हम ओपीडीज़ को डायरेक्ट स्टार्ट करवा सकते हैं। पहले इम्प्लीमेंटेशन करवानी है, पहले हम स्टेप लेते हैं ओपीडी, फिर लेते हैं ईआर, फिर लेते हैं आईपीडी, ठीक है? सम हॉस्पिटल्स अगर वो प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे ये हो जाता है कि उनकी बिलिंग सेक्टर्स जो हैं वो इंटरलिंक होते हैं आईपीडी के साथ, ओटी के साथ, फार्मेसी के साथ, उनके जो है कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ। अब वो सिनेरियोज़ के लिए क्या होता है, हमारा जो प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो चेंज हो जाता है कि हाँ जी, हमने सॉफ्टवेयर शिफ्ट करना है, ठीक है? उस सिनेरियो में हमारी ये काम बंद ना हो, ठीक है? ये स्ट्रगल ना करें ये काम। तो ये कुछ डिफ़िकल्टीज़, कुछ सिनेरियोज़ फेस होते हैं। और दूसरी चीज़, जो कहीं पे जहाँ पे तो सॉफ्टवेयर डिप्लॉय है ही नहीं, अगर वहाँ पे करना पड़ता है, तो एक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एक अच्छा खासा जो है स्टार्टिंग के ऊपर बजट लेता है, ठीक है? एक वो इश्यू होता है कि जो कि मैनेजमेंट को हमें समझाना पड़ता है कि देखिए ये वन टाइम कॉस्ट होती है। जी, आप इसको बिल्कुल। जितना ज़्यादा ये चीज़ें करवाएँगे, उतना आप और सेफ बाद में रहेंगे। उसका फायदा ही होगा। हाँ, डेफ़िनिटली वो आपका टाइम के साथ-साथ आपको वो आपको सिक्योर रखेगा, आपको फ़ायदा है उसका, आपका टाइम बचाएगा। अब ये सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें होती हैं इसमें। जी, इसी से रेलिवेंट है अगला क्वेश्चन भी मिलता-जुलता कि अस्पताल के अमले को नई टेक्नोलॉजी अपनाने में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और इनकी तरबियत कितनी अहम है? डेफ़िनिटली ट्रेनिंग्स देखिए हम दे देते हैं यूज़र्स को। एक होता है कि ओवरऑल ट्रेनिंग्स देना, जो ऑडिटोरियम वगैरह में या मीटिंग रूम्स में जाके हम दे देते हैं, सारी चीज़ें समझा देते हैं, ठीक है? जब तक यूज़र अपने हाथ से प्रैक्टिसेस में नहीं आता, तब तक यूज़र्स को हमें ट्रेन करना पड़ता है, टाइम टू टाइम, ठीक है? मोस्ट ऑफ द जिन 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 जहाँ पे पहले तो जिन डॉक्टर्स ने और जिन पैरामेडिकल स्टाफ ने पहले से एचएमआईएस किसी और हॉस्पिटल में चाहे यूज़ किया हो, ठीक है? वो यूज़ करके हम किसी और हॉस्पिटल में आए हों, चाहे उसका इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो उस सॉफ्टवेयर का, उनके लिए वो यूज़ करना इतना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। उनको जस्ट एक दफ़ा समझाना पड़ता है, वो समझ जाते हैं, वो सारी चीज़ें खुद मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि वो पिछले हॉस्पिटल से या प्रीवियस हेल्थ सेक्टर से
वो सारी चीज़ें जो है वो करके आए होते हैं। उनको पता होता है कि ये वाइटल्स डलने हैं, तो वाइटल्स वहाँ पे उस जगह पे डलते थे, इस हेल्थ सेक्टर में इसकी जगह ये है, ठीक है? वो सारी चीज़ें उनको पता है कि ये सिस्टम ऐसे-ऐसे डलनी है और ओके कर देनी है। ये एक माइंडसेट है। अब यहाँ पे डॉक्टर्स का जो मोस्टली डॉक्टर्स जो हैं, उनको बताना पड़ता है कि देखिए आपने जो चीज़ लिख के दे दी थी पेशेंट को, चाहे वो जिस भी सेंस में है, आपने लिख के दे दिया कि ये चीज़ लिख दी है, वो सारी चीज़ आप सिस्टम पे लिखोगे, सिस्टम पे एनरोल करोगे। चाहे वो डायग्नोस है, चाहे वो आप मेडिसिन लिख के दे रहे हो, चाहे वो कुछ भी लिख के दे रहे हो, अपॉइंटमेंट लिख के दे रहे हो, इवन अपॉइंटमेंट भी, वो आपको भी सिंगल थिंग आप जो है पेपर के ऊपर लिख के नहीं देंगे। आप एक-एक चीज़ को सिस्टम पे लिख के देंगे। हम जाते हैं सम टाइम, हम समझाते हैं, कुछ चीज़ें दोबारा से जाके समझानी पड़ती हैं, बार-बार समझानी पड़ती हैं। अगर तो कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं कि जहाँ पे डॉक्टर्स ने बिल्कुल यूज़ नहीं किया होता, उनको थोड़ा-सा समझाना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने का स बात होती है बस। वो जैसे ही डेवलप हो जाती है, डॉक्टर भी स्मूथ हो जाते हैं, चीज़ें समझ में आ जाती हैं उनको कि हाँ जी, ये ऐसे-ऐसे सिनेरियोज़ होते हैं, यहाँ से ये रिपोर्ट निकलती है, यहाँ से हमने प्रीवियस हिस्ट्री डाली तो वो यहाँ से निकलेगी। ये चीज़ें अंडरस्टैंडिंग थोड़ा-सा इम्प्लीमेंटेशन में टाइम लेती है। और डेटा एक्यूरेसी में टाइम लेती है। जी। टेक्नोलॉजी को कुछ हम लोग खुद से भी अपनाना ही नहीं चाह रहे, जिसकी वजह से कुछ मसले मसाइल हो जाते हैं। हालांकि टेक्नोलॉजी जो है वो काफ़ी हेल्पफुल साबित होती है, बस ये हमारा माइंडसेट चेंज करने की बात है। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। डेटा एनालिटिक्स अस्पतालों को बेहतर फैसले करने, मरीजों की हिफाजत बढ़ाने और इलाज के मेयार को बेहतर बनाने में किस तरह मदद देता है? ठीक है, डेटा एनालिस्ट अब हॉस्पिटल को एक सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन, एक कलेक्टिव इंफॉर्मेशन, एक कंपाइल्ड इंफॉर्मेशन उनके मैनेजमेंट को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? अब वो इंफॉर्मेशन जैसे प्रोवाइड करते हैं, वो उनमें से सिनेरियोज बना के दे देते हैं उनको कि ये सिनेरियोज हैं, आप देखें ये सिनेरियोज आपके फेल हो रहे हैं। मैनेजमेंट क्या करती है, वो चेक कर, मैनेजमेंट को नहीं पता कि सॉफ्टवेयर में क्या चल रहा है, सॉफ्टवेयर में चीज़ें कैसे डलनी, सॉफ्टवेयर में कैसे ये चीज़ें होंगी, इस एचएमआईएस के अंदर ये सारी चीज़ें कैसे इनरोल होंगी, कैसे निकालनी पड़ेंगी, रिपोर्ट से कैसे निकालेंगे। अब हमें ये करना पड़ता है कि एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट एंड एट द एंड उनको काम पड़ता है रिपोर्टिंग से। अब रिपोर्टिंग के अंदर कोई चीज़ कहाँ से किस तरीके से निकलेगी, वो सारा का सारा सिनेरियोज वर्क फ्लो के अकॉर्डिंग मैनेज होता है। वो मैनेज होने के बाद वो उनको चीज़ें बताई जाती हैं कि आप लोग ये चीज़ें हैं, ये इस तरीके से आप करेंगे तो आपको इसका ये रिजल्ट ये मिलेगा, या आप इस तरीके से करेंगे इसका आपको रिजल्ट ये मिलेगा। ये डिस्कशंस होती हैं बार-बार और ये चलती रहती है, सो ऑन चलती रहती है। ये मैं ये कह दूँ कि क्योंकि रिक्वायरमेंट्स हैं वो टाइम बीइंग चेंज होती रहती है। और कोई 100 रिपोर्ट्स थी हमारे पास, हमने स्टार्ट कर दी। हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर उनमें से 50 वर्किंग में हो और अगली 50 वो खत्म हो जाएँ, और वो चाहे उनकी नई रिक्वायरमेंट्स आ जाएँ 50 की जगह पे 50 नई नई आ जाएँ रिपोर्ट्स। नए तरीके से जी डाटा चाहिए उसके ऊपर। वो वो हमेशा टाइम के साथ चलती रहती है, और वो मैनेजमेंट के साथ उनको जो चीज़ें हैं, उनका जो टेक्नोलॉजी के रिलेटेड उनको एडवाइस, उनको एनालिस्ट, उनको कंपाइल्ड इन्फॉर्मेशन वो शेयर की जाती है। और ये सारा कुछ इसलिए किया जाता है क्योंकि पेशेंट की सेफ्टी को इम्प्रूव किया जाए और उसको जो है यूटिलाइज किया जाए जितना हम कर सकते हैं। जी, बहुत खूब। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि आपके ख्याल में आने वाले 5 से 10 सालों में कौन सी जदीद टेक्नोलॉजीज जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ब्लॉकचेन या इंटरनेट ऑफ मेडिकल थिंग्स सेहत के शोबे में सबसे ज़्यादा इनकलाब लाएंगी? देखिए, जैसे हम पहले बात कर चुके हैं कि एआई के ऊपर आने वाले जो कुछ चंद साल हैं उसमें यही है कि आपका पहली तो चीज़ें हैं कि एआई बड़ा इम्पोर्टेंट रोल जो है अदा करती है यहाँ पे, ठीक है? इम्पोर्टेंट रोल सभी चीज़ों में, वो डॉक्टर के पेशेंट मेडिकल रिकॉर्ड, एक ई प्रिस्क्रिप्शन है, मेडिकल रिकॉर्ड है उसका, उसमें सारी चीज़ें होती हैं, देखिए। उसमें मेडिसिन से लेके डायग्नोसिस से लेके सारी चीज़ें। वो उसमें एक बड़ा एक मुफ़ीद और एक अच्छा इम्पैक्ट कर सकती है, ठीक है? इसी तरीके से आईपीडी साइड पे भी, इसी तरीके से ओटी साइड पे भी, ठीक है? वो टाइम के साथ जैसे कि अब उस टाइम के लिए ज़रूरी है कि सिस्टम के अंदर डेटा भी हो, ठीक है? हमारे पास डेटाबेस के अंदर डेटा भी हो। वो डेटा पहले रिक्वायर्ड करना पड़ेगा, अगर हमें एआई को हमें लेके आना है, ठीक है?
और डाटा हमारे पास तभी हो सकता है कि जब हम टाइम देंगे इस हॉस्पिटल को। इस हॉस्पिटल में ये सारी चीज़ें बन गई हैं, 5 साल चल रहा था, ठीक है, 5 साल में ये सारा डाटा है, ठीक है, 5 साल में 5 साल का इंफॉर्मेशन पेशेंट का रिकॉर्ड है, 5 साल का ये सारा सिनेरियोज है, 5 साल की उसकी डायग्नोसिस है, 5 साल का उसका मेडिकल्स हैं, एडमिशन्स हैं, उस पेशेंट की हर चीज़ है, लैब्स हैं, रेडियोलॉजी है। तो फिर एआई जो है उसके ऊपर मोर एफिशिएंट जो है वो काम कर सकता है। बहुत खूब। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि वो तलबा और आईटी प्रोफेशनल्स जो हेल्थ केयर आईटी या सिस्टम एनालिस्ट के शोबे में करियर बनाना चाहते हैं, आप इन्हें क्या मशवरा देंगे? बिल्कुल, जो मेडिकल साइड के स्टूडेंट्स हैं, वो जब हाउस जॉब करते हैं अपनी, ठीक है, तो देखिए उनके लिए एक बेनिफिट भी होता है कि उनको रिकॉर्ड मिल जाता है, उनको पता चल जाता है कि कैसे सारी चीज़ें क्लिनिकली वर्क होती हैं, उनको पता चल जाता है उनके प्रोसेस, उनके जो है थीसिस के लिए या जो भी सिनेरियोज हैं उनके लिए उनको जो है एक प्लेटफॉर्म मिलता है अगर वो कहीं पे ऐसा काम करते हैं। अ, और उनमें होता ये है कि उनको जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड है मोस्टली डायग्नोस की टाइप कोई भी उनको एक सब्जेक्ट मिल जाता है कि मुझे आप बता दें कि मॉमन क्लिनिक के पेशेंट्स कितने हैं, उसका डायग्नोस, उसकी सारी चीज़ें हैं, वेल वुमन क्लिनिक और बहुत सारे क्लिनिक्स अदर हैं, हेपेटाइटिस बी, सी और इन सारी चीज़ें, क्योंकि अगर उनके पास डाटा होगा, उनको पता होगा ये चीज़ें कैसे सारी चीज़ें चल रही हैं और हॉस्पिटल सेक्टर को ऑनलाइन सिस्टमैटिकली चीज़ों को मैनेज करेंगे, अच्छे तरीके से उनको देखेंगे, तो मोस्टली उनके लिए बेनिफिशियल होता है उस टाइम पे भी, स्टडी पर्पज़ के लिए भी और उसके बाद भी। बाद कैसे होगा कि जब भी वो फील्ड वर्क पे जाएँगे, तो उनको कोई भी इश्यूज़ नहीं होंगे इसके रिलेटेड। उनको सारी चीज़ों को पहले ही पता होगा। उनको सारी चीज़ों को पहले ही पता होगा कि मुझसे कोई ड्यूरिंग रिसर्च कोई पूछता है कि पेशेंट की डिटेल्स निकाल के दें, तो उसको कोई भी ऐसा इश्यू नहीं होगा, वो फ़ौरन के फ़ौरन सिस्टम खोलेगा, एमआरएन में सर्च करेगा और उसको पेशेंट की डिटेल निकाल के दे देगा, ठीक है? तो अगर ये सारी चीज़ें इतनी स्टूडेंट्स के उसमें स्टडीज़ से ही स्टार्ट हो जाती हैं, तो वो जो फील्ड में जब जाते हैं, जब वो कहीं पे भी मेडिकल ऑफिसर्स बनते हैं, ठीक है, और वहाँ पे पेशेंट्स आ जाता है फ़ौरन के फ़ौरन, तो उनको वो चीज़ ट्रेन होने वाली चीज़ जो है, वो नहीं मिलती उनको। वो ऑलरेडी ट्रेन्ड होते हैं। तो वो उनका टाइम कंज़्यूम करता है और सबसे इम्पोर्टेंट कि वो पेशेंट का टाइम बहुत ज़्यादा जो है, वो बचाता है। वो पेशेंट जैसे पहले ट्रीट हो रहा था दूसरे डॉक्टर से, उसी तरीके से इन डॉक्टर्स के साथ भी जो है, वो ट्रीट हो रहा होता है। सही जी, बहुत खूब। अब आज के हम लोग इख्तितामी क्लास में मैं आपसे पूछूंगी कि आखिर में आप सेहत के शोबे से वाबस्ता अफराद, आईटी प्रोफेशनल्स और आम आवाम के लिए टेक्नोलॉजी के मौसर और जिम्मेदाराना इस्तेमाल के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरा पैगाम यही होगा कि टेक्नोलॉजी का असल जो मकसद है मरीज़ को बेहतर और महफूज मेयारी इलाज फराहम करना होता है, ठीक है? अगर हम ये सारी टेक्नोलॉजीज़ को एम्ब्रेस करें और रिस्पॉन्सिबली जो है हम ये चीज़ें इनरोल करें, हम सिस्टम पे सारी चीज़ें डालें ताकि फ्यूचर के अंदर आपका जो अ, दी हुई खिदमत हो, ठीक है? वो किसी और के काम भी आ सके, किसी और के काम मोस्टली वो पेशेंट के ही काम आ सके और हेल्थ सेक्टर के काम आ सके। और कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि पेशेंट का रिकॉर्ड आप आधा डाल रहे हैं, आधा नहीं डाल रहे, ऐसे करके वो चीज़ें क्योंकि डिफरेशिएट कर देती हैं बाद में, क्योंकि पेशेंट हिस्ट्री मिलती है, तो अगर तो आप हाफ पेशेंट हिस्ट्री डालेंगे, आप डायग्नोस सेलेक्ट नहीं कर रहे, आप ऐसी चीज़ें सेलेक्ट नहीं कर रहे, वो चीज़ें मसला क्रिएट करती हैं, ठीक है? तो ये अगर हम इसको अपनी ज़िम्मेदारी समझ के हम मरीज़ की बेहतरी के लिए, ठीक है, हम उसके सारी चीज़ें जो हैं, जो हम हाथ से भी लिख रहे हैं, हम सिस्टमैटिकली भी सारा कुछ करते रहें, उसका सारा रिकॉर्ड बनाएँ, उसको रिकॉर्ड को बना के क्लोज़ करें और वो काबिल एतमाद चीज़ होती है और काबिल एतमाद वो लाइफ़ टाइम तक रहती है, ठीक है? मैंने अगर कोई भी डॉक्टर अगर आज की डेट में 25
जुलाई के अंदर 2026 के अंदर कोई एक डाटा इनरोल करता है और बड़े अच्छे तरीके से इनरोल करता है कि ये पेशेंट मेरे पास ABC पेशेंट आया है, इसको मैंने चेक किया, उसका डायग्नोस लगाया, उसको मेडिकेशन दी, उसकी प्रिस्क्रिप्शन पूरी बना के उसको सेव किया उन्होंने, ठीक है। और सेव किया, वो जो सेव किया है उन्होंने, वो चाहे 2050 में पेशेंट आता है, ठीक है, तो वो जस्ट सिंगल क्लिक के ऊपर वो चीज़ें जो हैं उस टाइम के अंदर जो भी डॉक्टर मेडिकल रिकॉर्ड वगैरह सारी चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं उनको, उनकी प्रीवियस हार्स जो प्रीवियस हिस्ट्रीज वगैरह चेक करनी पड़ती हैं, तो उनको बड़ी इजीली ऑथेंटिक वे में मिल जाएगी। और वो ऑथेंटिक वे में तभी मिल सकती हैं कि जब हम ये चीज़ों को जो है वो करें, खुद यूटिलाइज करें, हम खुद फैसिलिटेट करें पेशेंट्स को इस तरीके से, और काबिल एतमाद बने इस चीज़ के कि हम इस सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं और हमें इसे पॉजिटिव सेंस में लेना चाहिए। जी, बिल्कुल ठीक। सर, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने आज हमारे साथ अपनी कीमती मालूमात, तजुर्बात और बसीरत शेयर की। यकीनन आज की गुफ्तगू हमें ये समझने का मौका मिला कि जदीद टेक्नोलॉजी किस तरह सेहत के शोबे को ज़्यादा महफूज, मौसर और मरीज़ दोस्त बना रही है और मुस्तकबिल में इसके मज़ीद मुस्बत असरात किस तरह सामने आएँगे। हम उम्मीद आपकी आमद का बहुत-बहुत शुक्रिया। जी, थैंक यू सो मच। हम उम्मीद करते हैं कि आज की गुफ्तगू ने न सिर्फ आईटी के तलबा बल्कि सेहत के शोबे से वाबस्ता अफराद और आम नाजरीन के लिए भी इंतहाई मुफीद साबित होगी। नाजरीन, अगर आपको आज का ये इंटरव्यू मालूमाती लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आइंदा भी ऐसे ही मियारी और मालूमाती प्रोग्राम आप तक पहुँचते रहें। एक बार फिर हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब हमज़ा इमरान साहिब का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आप सबको सेहत, खुशी और कामयाबी अता फरमाए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।